नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और यह है बैंक वैन रॉबरी का पार्ट 20। अब आगे। इमारत की पहली मंजिल के एक कमरे को मीना ने डबल बेड लगाकर सुसज्जित कर लिया था। घर के इस्तेमाल का सारा सामान खरीदने के लिए विमल के पास मौजूद वह पैसा इस्तेमाल किया गया था जो उसने जयपुर से कुछ करते समय अपने साथ ले आने की दूरदर्शिता दिखाई थी। नोटों से भरी कार्डबोर्ड की पेटियों को गैरेज का कच्चा फर्श खोदकर उसके नीचे दफन कर दिया गया था और उस स्थान के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी गई थी। मीना की उस मकान में विमल के साथ अभी केवल एक रात गुजरी थी और वह पहले ही विमल को पसंद करने लगी थी। राकेश से कहीं ज़्यादा पसंद करने लगी थी। विमल उसे बड़ा शरीफ, दयानतदार, खानदानी और खुदा का खौफ खाने वाला व्यक्ति लगता था। इसके विपरीत राकेश एक मैली नीयत वाला, खुदगर्ज, खानदानी होते हुए भी हल्का आदमी था। वह राकेश की पत्नी बनी थी सहूलियत की खातिर और वक्ती हालात से समझौता करने की नीयत से। उसके बाप की जिस दौलत के सपने देखकर उसने राकेश को अपने आप पर आशिक करवाया था, उन सपनों का महल तभी धराशायी हो गया था जब राकेश के बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन वह फिर भी राकेश से चिपकी रही थी, इस उम्मीद में कि कभी न कभी बाप का दिल अपनी इकलौती औलाद के लिए ज़रूर पिघलेगा और वह ऐसो इशरत की उस ज़िंदगी में कदम रख सकेगी जिसके सपने उसने हमेशा से देखे थे। लेकिन ऐसा कभी ना हो पाया। राकेश का बाप तो जैसे उसे घर से निकालने के बाद उसे एकदम से ही भूल गया था। पहले उसे राकेश के अंजाम पर या अपनी किस्मत पर भले ही अफसोस हो रहा हो, लेकिन आज अपने मौजूदा जीवन से और अपने सामने बाहें फैलाकर स्वागत करते उज्जवल भविष्य से वह बहुत संतुष्ट थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी और उसके पहलू में औरत की कद्र करने वाला एक मर्द मौजूद था। वस्तुतः अगर उसे मालूम हो जाता कि विमल वास्तव में औरत की कितनी कद्र करने वाला था, तो शायद वह उसका गला काटकर दौलत के साथ वहाँ से कुछ कर जाती। उसे उस रोज़ की दोपहर का नज़ारा अभी भी नहीं भूला था जब वह संपूर्ण नग्न अवस्था में राकेश के पहलू में पड़ी थी और राकेश कालबैल बजाने पर उठकर ठाकुर के लिए दरवाज़ा खोलने चला गया था। उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि राकेश दरवाजे पर पहुंचेगा और दरवाज़ा खोल देगा। उसकी निगाहों के सामने ठाकुर का फटी फटी आंखों से उसे देखता चेहरा उभरा। कितनी मुश्किल से वह झटपटा कर बाथरूम की शरण में पहुंची थी। बाद में जब उसने राकेश से उसके उस कुकृत्य की शिकायत की थी तो अपनी गलती मानने के स्थान पर उसने उल्टा उसी का नुक्स निकाल दिया था। उसने कहा था कि गलती तो उसकी थी जो उसने उठकर बीच का दरवाज़ा बंद नहीं कर लिया था या बाथरूम में नहीं चली गई थी। वह तो राकेश को कथा अनुसार यूँ पलंग पर नंगी पड़ी रही जैसे उसे अपने सांचे में ढले जिस्म की नुमाइश का शौक़ हो। तभी उसके कानों में नीचे मुख्य दरवाजे की सांकाल खटखटाई जाने की आवाज़ पड़ी। पहले तो उसने उसे अपने अर्धचेतन मस्तिष्क की कल्पना ही समझा, लेकिन जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि सांकाल सचमुच बज रही थी। उसने करवट बदलकर अपने बगल में सोए विमल की तरफ देखा। थका हारा विमल उस वक्त दिन दुनिया से बेखबर सोया पड़ा था और नींद में बड़ा प्यारा लग रहा था। मीना ने उसके एक गाल पर एक हल्का सा बेहद प्यारा सा चुंबन अंकित किया और बिस्तर से बाहर आई। उसने अपने जिस्म को ड्रेसिंग गाउन में लपेटा और अपनी कलाई घड़ी पर दृष्टिपात किया। 9:30 बज चुके थे और बाहर बड़ी चमकीली धूप निकली हुई थी। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोली और बाहर झांका। नीचे मुख्य दरवाज़ा पर खड़े संकाल खटखटाते व्यक्ति की सूरत देखकर उसके होश उड़ गए।
वह दौड़ी हुई वापस पलंग के पास पहुंची। उसने विमल को झकझोरकर उठाया। क्या है? विमल अनमने स्वर में बोला। अरे उठो, मीना आतंकित स्वर में बोली। ठाकुर यहाँ पहुँच गया है। वह नीचे खड़ा संकाल खटखटा रहा है। विमल हड़बड़ा कर उठा। तुमने ठीक से पहचाना है उसे? उसने पूछा। हाँ, वही है, मीना बोली। वह यहाँ कैसे पहुँच गया भगवान जाने, मैं खुद हैरान हूँ। विमल कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। दरवाज़ा तो खोलना ही होगा। उसे तो लगता है कि निश्चित रूप से मालूम है कि हम यहाँ हैं, लेकिन उसने जाना कैसे? यह तो तुम्हें बेहतर मालूम होना चाहिए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी निगाह में तो उसको यहाँ का पता जान पाना असंभव था। विमल खामोश रहा। सकाल बदसूरत बज रही थी। विमल बिस्तर से निकला और अपने कपड़े पहनने लगा। तुम भी ठीक से कपड़े पहन लो। मीना को जैसे तब एहसास हुआ कि वह अपने नग्न शरीर पर केवल ड्रेसिंग गाउन पहने थी। उसने ड्रेसिंग गाउन उतारकर मुनासिब पोशाक पहन ली। नीचे चलो। कपड़े पहन चुकने के बाद विमल बोला। हमें उसके सामने यह जाहिर करना है कि उसे यहाँ आया देखकर ना हम हैरान हुए और ना ही भयभीत हुए, लेकिन वह पूछेगा कि हम उदयपुर कैसे पहुँच गए। हम कह देंगे कि अजमेर हमें सुरक्षित नहीं लगा था, इसलिए हम यहाँ आ गए थे। अजमेर जयपुर से इतना करीब जो है, हमें उसे खबर क्यों नहीं की? हम खबर करने ही वाले थे कि वह यहाँ पहुँच गया। मीना खामोश हो गई। मन ही मन वह भयभीत थी, लेकिन विमल की मौजूदगी उसे काफ़ी हद तक आश्वस्त कर रही थी। विमल ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर पतलून की बेल्ट में खोसी और ऊपर से कोट के बटन बंद कर लिए। तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, विमल बोला। अगर वह तुमसे गलत तरीके से पेश आया तो यह। उसने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से कोट के ऊपर से रिवॉल्वर के हैंडल पर थपथपाया। मीना ने सहमति में सिर हिलाया और डरती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। उसने मुख्य दरवाज़ा खोला। हेलो, ठाकुर उसे देखते ही मुस्कुराते हुए बोला। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? जरूर, मीना प्रत्यक्षतः मुस्कुराते हुए बोली। घर किसका है? ठाकुर साहब। मन ही मन ठाकुर मीना की बातों पर बड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसे सामने खड़ा देखकर मीना के होश उड़ आएंगे, लेकिन वह तो ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे वह वहाँ उसी का इंतज़ार कर रही थी। ठाकुर भीतर दाखिल हुआ और बोला। मुझे यहाँ देखकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? बहुत हैरानी हुई, मीना दरवाज़ा बंद करती हुई बोली, लेकिन साथ में खुशी भी हुई कि हमें आपको खबर भिजवाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। तुम्हारा ऐसा कोई इरादा था? और क्या नहीं, और क्यों नहीं होता? मीना हैरानी जाहिर करते हुए बोली। ठाकुर खामोश रहा। उसकी खोजपूर्ण निगाहें चारों तरफ फिरने लगी। आप यहाँ पहुँचे कैसे, ठाकुर साहब? मीना ने उत्सुक भाव से पूछा। बस पहुँच गया, ठाकुर मुस्कुराकर बोला। 48 लाख की रकम की गंध बड़ी दूर दूर तक फैली है। उसी को सूंघता सूंघता पहुँच गया। कहीं पुलिस भी तो नहीं पहुँच जाएगी? मीना नकली घबराहट का प्रदर्शन करते हुए बोली। वह तो पहुँच गई है। ठाकुर हंसता हुआ बोला। मुझे भूल गई हो? मैं क्या पुलिस नहीं हूँ? मैं असली पुलिस की बात कर रही थी। मैं असली पुलिस हूँ भाई, ठाकुर नेत्र फैलाकर बोला। ठाकुर शमशेर सिंह, इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस, SHO, मानक चौक पुलिस स्टेशन, जयपुर। मीना खिसियाई सी हंसी। लेकिन तुम यहाँ हमें गिरफ्तार तो नहीं करने आए हो? वह बोली। मुमकिन है उस वजह से भी आया हूँ, ठाकुर एकाएक गंभीर स्वर में बोला। मीना को जवाब ना सूझा। ठाकुर कुछ क्षण स्थिर नेत्रों से मीना को देखता रहा। उसकी निगाहें मीना के लिबास को भेदकर उसके जिस्म तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने सिनेमा की फिल्म की तरह वह दृश्य घूम गया जब उसने उसके
फ्लैट में संपूर्ण नग्न अवस्था में बेडरूम के पलंग पर पड़े देखा था। उस वक्त उसके जिस्म में तड़प थी और निगाहों में निमंत्रण था। उसके लिए न सही लेकिन था। फिर ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर देने में समर्थ उसका सांचे में ढला पुष्ट शरीर एक छलावे की तरह उसकी निगाहों से ओझल हो गया था। कहने को वह घटना पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उस एक क्षण को ठाकुर आज तक भी नहीं भूल पाया था और न सारी जिंदगी भूलने वाला था। उस वक्त दौलत के बाद या शायद दौलत से भी ज़्यादा उसके मन में अगर किसी चीज़ की तमन्ना थी तो वह मीना को हासिल करने की थी। उस औरत को हासिल करने की तमन्ना थी जो उसे उम्र में कम से कम 30 साल छोटी थी और जिसके पति की जिंदगी में वह उसे बेटी कहकर पुकारा करता था। मीना ठाकुर की निगाहों से बेहद नर्वस हो रही थी और बार बार पहलू बदल रही थी। वह कहाँ है? ठाकुर ने पूछा। कौन? जो भी शख्स इस वक्त तुम्हारे साथ इस इमारत में मौजूद है, ऊपर है। कौन है वो? बसंत कुमार? कैसे जाना? अंदाज़ा लगाया है। सोचा तीरथ सिंह और प्रहलाद कुमार तो शायद ही तुम्हारी पसंद की कसौटी पर खरे उतरे। प्रहलाद कुमार तो तुमसे वैसे भी डरता होगा। तुम एक बार छल जो कर चुकी हो उससे। मीना खामोश रही। बाकी लोग कहाँ हैं? मालूम नहीं, मीना बोली। तुम्हें अपने पति की खबर नहीं? वह मर गया है। तुमने और बसंत कुमार ने मिलकर उसे मार डाला ताकि तुम दोनों सारी दौलत के साथ फरार हो सको? नहीं, मीना कंपित स्वर में बोली। हमने राकेश को नहीं मारा। वह गार्ड की गोली का शिकार हुआ था। झूठ। तब तक गार्ड जिंदा कहाँ रहा था? लेकिन वह जिंदा था। वैन में गैस मास्क और ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का शिकार होने से बच गया था। उसने राकेश को शूट किया था। पति के परलोक सिधारते ही तुमने यार चुन लिया और उसके साथ यहाँ भाग आई, मुझे धोखा देने की नीयत से। हमारा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। अजमेर हमें बड़ा असुरक्षित स्थान लगा था, इसलिए हम यहाँ आ गए थे। हम कल ही तो यहाँ पहुँचे हैं। आज हम तुम्हें खबर करने वाले ही थे कि तुम खुद ही यहाँ पहुँच गए। चलो अच्छा हुआ। माल कहाँ है? यहाँ सुरक्षित है। लेकिन तुमने तो उसको उड़ाना शुरू कर दिया है। गलत। हमने उसको हाथ तक नहीं लगाया है। यह तो और भी अच्छा हुआ। चलो जाने दो। बुलाओ बसंत कुमार को। लेकिन विमल जो पहली मंजिल के दहाने पर खड़ा सारा वार्तालाप सुन रहा था, खुद ही नीचे उतर आया। आओ ठाकुर साहब। वह नीचे पहुंचकर बोला। आप तो अंतर्यामी हैं। बिना बताए ही जान गया कि हम यहाँ हैं। छोड़ो, ठाकुर बोला। काम की बात करो। क्या बातें करें? माल सुरक्षित है? एकदम। तो बंटवारा अभी हो जाए। जल्दी क्या है? इतनी दूर से आए हो, जरा दम तो ले लो। दम तो मैं एक ही बार लूँगा, बंटवारा हो जाने के बाद। मेरा भला मेरा हाथ लग जाने के बाद। मेरा माल मेरे हाथ लग जाने के बाद। क्या बात है? हम पर भरोसा नहीं ठाकुर साहब? कतई नहीं। अगर तुम एक बार मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हो तो ऐसी कोशिश दोबारा भी हो सकती है। अगर मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूं? एकाएक विमल ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और सर्द स्वर में बोला। तो किसी को क्या खबर लगेगी कि ठाकुर शमशेर सिंह का जनाजा कहाँ निकला? जरूर खबर लगेगी, ठाकुर बोला। जिस आदमी ने अभी तक तुम पर निगाह रखी है और अभी भी रखे हैं, उसने अगर मुझे इमारत से जिंदा ना निकलते देखा तो तुम्हारा भी जिंदा बच पाना असंभव हो सकता है। यह बात है? हाँ, यह बात है। तो मैं रिवॉल्वर वापस रख लेता हूँ। विमल रिवॉल्वर को वापस पतलून की बेल्ट में खोसता हुआ बोला। और ठाकुर साहब से पूछता हूँ कि माल उनके हवाले करने में मैं उनकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमें मत भूल जाना साहबान।
इस दौलत की खातिर हमने भी बहुत धक्के खाए हैं। विमल, मीना और ठाकुर तीनों चौंके। आवाज़ बाहर से आई थी और निश्चित ही तीरथ सिंह की थी। तभी बाहर से संकाल खटखटाई गई और प्रहलाद की आवाज़ें आई, दरवाज़ा खोलो भाईजान। विमल और ठाकुर की निगाहें मिली। विमल ने आंखों ही आंखों से ठाकुर से प्रश्न किया। ठाकुर ने अनभिज्ञता से कंधे झटकाए। वह खुद हैरान था कि वे दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए। दरवाज़ा खोल रहे हो या हम इसे तोड़ने की कोशिश करें? प्रहलाद कुमार की आवाज़ें आई। है कोई दानी धर्मदाता जो इन दो खुदा के बंदों को 8-8 लाख रुपए की भीख दे सके? तीरथ सिंह की आवाज़ आई।